गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 2023 अनसॉल्व पेपर फिजिक्स का सेट 5 का जो कि सेट 346 BW है, तीसरे पार्ट की चर्चा करेंगे। 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, प्रकाश का विवर्तन क्या है। यानी सबसे पहले हमको प्रकाश का विवर्तन बताना है। इसके बाद में एक स्लिट से एकवर्णी प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप में प्राप्त केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र लिखिए। फिर हमको क्या करना है, एकल स्लिट लेनी है और एकवर्णी प्रकाश स्रोत यानी एक रंग का प्रकाश के लिए विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करना है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र ज्ञात करना है। विवर्तन प्रतिरूप में प्रकाश के तीव्रता वितरण का भी चित्र बताइए, यानी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चित्र भी बताना है। सबसे पहले प्रकाश का विवर्तन देख लेते हैं। अवरोध या छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश का आंशिक रूप से मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। यानी अगर कोई अवरोध है या कोई छिद्र है तो उसके जो तीक्ष्ण किनारा होगा, तीक्ष्ण किनारा यानी महीन जो साइड होगी, बिल्कुल कोर होगी जाकर, वहां पर प्रकाश का आंशिक रूप से मुड़ना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अब देखते हैं, L1 L2 दो लेंस हैं। यस एक एकवर्णी प्रकाश स्रोत है। यस एकवर्णी प्रकाश स्रोत को L1 के फोकस पर रखते हैं। जब फोकस पर रखेंगे तो यस से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ये देखिए समांतर हो गई जाके। AB एक स्लिट है जिसकी चौड़ाई स्मॉल d है। L1 के बाद में एक स्लिट AB रख दिए हैं। AB के बाद में एक अन्य लेंस L2 उत्तल लेंस रख दिए हैं जाकर। L2 लेंस के फोकस पर पर्दे पर रखते हैं। पर्दे को कहां पर रखते हैं, L2 के फोकस पर। पर्दे को कहां रखते हैं, फोकस पर। तो फोकस पर पर्दा रख दिया जाए। अब फोकस पे इसलिए रखा जाके है कि अगर L2 से जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी जाकर तो वो L2 के फोकस पर जाएंगी। और फोकस पर कौन रखा है, पर्दा, यानी पर्दे पर हमको प्रतिरूप प्राप्त हो जाएगा विवर्तन का। देखते हैं, ES से चलने वाली प्रकाश किरणें L1 से होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर होने के बाद AB स्लिट से जिनका विचलन नहीं होता है, यानी जो बिल्कुल सीधी निकलती हैं, जब सीधी निकलेंगी जाकर तो ये O बिंदु पर विवर्तन प्रतिरूप बनाएंगी जाके। और जिनका AB के यानी स्लिट AB के तीक्ष्ण किनारों से विचलन हो जाता है, वो प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात L2 से अपवर्तन के पश्चात P बिंदु पर एकत्रित होती हैं और यहाँ पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता जाके, जो विचलित हुई जाके। तो आगे ये भी ज्ञात करना होगा कि इनमें पथांतर कितना होगा, पथ के अंतर में कितना होगा। तो पथांतर के लिए हम क्या करते हैं, A बिंदु से एक लंब रेखा डालते हैं दूसरी वाली किरण पर। ये तो पहली किरण है, ये दूसरी किरण है, तो A बिंदु से इस वाली किरण पर हम क्या डालते हैं, लंब डालते हैं। लंब का मतलब है 90 डिग्री जाकर। अब देखिए, जितना ये पाथ है उतना ही ये दूरी है, ये दूरी जाकर, तो अंतर कितना है, इतना बचा हुआ, ये अंतर हो जाएगा। तो इसी अंतर को ज्ञात किया जाएगा। अब देख रहे हैं कि ABD एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में थीटा कोण है, तो यहाँ से साइन थीटा की निष्पत्ति निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब अपान में कर्ण होता है जाकर। अब कोण की सामने वाली भुजा लंब होगी यानी VD, तो ऊपर आ जाएगा VD। कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण होती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा ये कौन सी है, स्मॉल d है जाकर, स्मॉल d है जाकर। तो BD बराबर हो जाएगा स्मॉल d साइन थीटा। यानी जो प्रकाश किरणें विचलित हुई हैं उनके बीच पथांतर कितना है, d साइन थीटा जाके। इसका आगे प्रयोग होगा। देखते हैं, AB एक पतला रेखा छिद्र है जिसकी चौड़ाई स्मॉल d है। कागज के तल के लंबवत रखा है, ये भी बताए थे। यस एक एकवर्णी प्रकाश स्रोत है
जिसकी लंबाई रेखा छिद्र के समांतर है। यानी जैसा रेखा छिद्र रखा हुआ है कागज के तल के लंबवत, तो उसी लंबवत वैसे ही लंबवत क्या रख देना है, यस को रख देना है। स्रोत और रेखा छिद्र के बीच एक उत्तल लेंस L1 है, रखा भी बताया था, इस प्रकार रखा है कि यस लेंस के फोकस तल में, देखिए फोकस तल में स्थित होगा, तभी वहां से किरणें चलने के बाद लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होंगे, इसलिए फोकस पे रखे हैं। रेखा छिद्र से स्मॉल d दूरी पर, यानी ए बी जो रेखा छिद्र था वहां से स्मॉल d दूरी पर पर्दा रखा हुआ है। इनके बीच में एक अन्य उत्तल लेंस स्थित है। पर्दा लेंस L2 के फोकस तल में भी रखा हुआ है, क्योंकि कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो विचलित नहीं होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर रहेंगी, तो जब L2 पर टकराएंगी तो कहाँ मिलेंगी, जाके फोकस पर। और फोकस पर क्या रखा है, पर्दा रखा है। जब लेंस L1 द्वारा अपवर्तित समतल तरंगाग्र रेखा छिद्र AB पर आपतित होता है तो इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत ये कहता था कि जब कोई प्रकाश किसी भी समतल पर आपतित होता है तो उस समतल पर स्थित सभी बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करते हैं। अब जब नए प्रकाश स्रोत का कार्य करेंगे तो वहां से द्वितीयक तरंगाएं निकलेंगी, जिससे द्वितीयक तरंगाएं निकलती हैं। जो तरंगाएं बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं, वे लेंस L2 द्वारा O बिंदु पर फोकस होती हैं जाकर, बताया भी था चित्र में। अतः O बिंदु पर दीप्ति बैंड बनता है, जिसे मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं, क्योंकि जो विचलित नहीं हो रही होती हैं प्रकाश किरणें उनकी संख्या ज़्यादा होती है। जब ज़्यादा संख्या होगी तो जब फ्रिंज बनेगी जाकर, फोकस पर प्रतिरूप बनेगा जाकर, तो ज़्यादा चमकीला होगा जाकर। जो तरंगाएं AB से थीटा कोण पर विचलित हो जाती हैं बिंदु P पर फोकस होती हैं जाकर। अब आते हैं पथांतर पर। तो पथांतर भी ज्ञात भी किया था चित्र में। पथांतर BD बराबर हो जाएगा D साइन थीटा जाकर, ठीक है, ये पथांतर हो गया है। अब देखते हैं यहाँ पर फ्रिंज दो प्रकार की बन रही हैं। एक दीप्ति फ्रिंज, केंद्रीय फ्रिंज क्या बन रही, दीप्ति फ्रिंज, और आगे बनती जाके दीप्ति के बाद तुरंत क्या बनेगी, अदीप्ति फ्रिंज, यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट बनेगा। तो इनमें पथांतर अलग अलग होता है। तो P बिंदु पर सभी निम्निष्टों के लिए पथांतर, अगर P बिंदु पर मान लीजिए कि निम्निष्ट बन रहा है जाकर, जहां पे थीटा कोण से विचलन होने पे बन रही थी जाकर, तो निम्निष्ट के लिए जो पथांतर होता है वो यम लैम्डा होता है, और यम बराबर होता है 1 2 3 4 5 डेट डैश। तो एक पथांतर ये है समीकरण 2 में, एक पथांतर क्या है समीकरण 1 में, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो D साइन थीटा बराबर यम लैम्डा, और थीटा का मान अगर छोटा होगा जाकर तो साइन थीटा बराबर थीटा ले सकते हैं, तो हो जाएगा D थीटा बराबर में एम लैम्डा। तो D थीटा बराबर में एम लैम्डा, यहाँ से थीटा का मान निकाल लेंगे, तो थीटा बराबर हो जाएगा एम लैम्डा अपान में स्मॉल d। ये हो गया है निम्निष्ट के लिए, मिनिमा के लिए। अब बात करेंगे उच्चिष्ट की या फिर मैक्सिमा की। उच्चिष्ट के लिए Vd बराबर होता है 2m1 प्लस में 2m प्लस में 1 और इंटू में लैम्डा बाई 2, और वहाँ पर m लैम्डा होता है। देखिए निम्निष्ट के लिए तरंगों में जो पथांतर होता है वो m लैम्डा होता है। उच्चिष्ट के लिए वही पथांतर तरंगों के बीच में 2m प्लस 1 और इंटू में लैम्डा बाई 2 होता है, जहाँ m बराबर होता है 0 1 2 3 4 5 होता है, इसलिए अलग अलग है। अगर पहले उच्चिष्ट बन रहा है फिर कुछ दूरी पे जाकर निम्निष्ट बनेगा, फिर उच्चिष्ट बनेगा, अल्टरनेट बनते हैं, मैक्सिमा मिनिमा इस तरह से। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 को बराबर करें, क्योंकि 1 हमको चित्र से पथांतर मिला था और समीकरण 3 में क्या है, उच्चिष्ट के लिए पथांतर है। एक बार निम्निष्ट से बराबर किए थे, अब एक बार उच्चिष्ट से बराबर करेंगे, बराबर कर दिए। थीटा का मान छोटा हो तो भाई साइन थीटा बराबर थीटा ले लेंगे, तो डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2m1 प्लस में और लैम्डा बाई 2, तो थीटा बराबर हो जाएगा 2m प्लस 1 इंटू लैम्डा अपान में 2d जाकर। अब केंद्रीय उच्चिष्ट की बात हो रही है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट किस पर मिलेगा, m बराबर 0 पर मिलेगा। m बराबर जब 0 रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा लैम्डा अपान में 2d जाकर, ये केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई हो जाएगी। अब अगर हम निम्निष्ट की बात करें तो पहला निम्निष्ट कहाँ मिलेगा, m बराबर 1 पर जाकर, तो थीटा बराबर हो जाएगा m लैम्डा अपान में स्मॉल d, m बराबर 1 यानी लैम्डा अपान में d। पहला निम्निष्ट कहाँ मिलेगा, लैम्डा अपान d पर जाकर, क्योंकि m बराबर रखना पड़ेगा 1 जाकर, तो थीटा बराबर हो जाएगा लैम्डा अपान में d। अब तीव्रता का
वितरण देख लेते हैं, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। देखिए 0 पर हमको उच्चिष्ट मिल रहा था, तो ये देखिए यहाँ से तीव्रता एक ग्राफ बना दिए उच्चिष्ट का बना दिए जाकर। उच्चिष्ट के तुरंत बाद निम्निष्ट मिलता है। अब केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद पहला यहाँ क्या मिलेगा, प्रथम निम्निष्ट। तो प्रथम निम्निष्ट की स्थिति बताए भी थे, लैम्डा अपान में डी होती है। ऐसा ही यहाँ पर चलेगा, माइनस का लैम्डा अपान डी, माइनस का 2 लैम्डा अपान में डी, माइनस का 3 लैम्डा अपान में डी, m बराबर 1 2 3 रखते जाएंगे, निम्निष्ट की स्थिति मिलती जाएगी। ऐसे यहाँ पर लैम्डा अपान डी, 2 लैम्डा अपान डी, 3 लैम्डा अपान में डी। इधर 0 से इधर के लिए प्लस वाला ग्राफ है और 0 से इधर वाला माइनस का ग्राफ है। अब बात करते हैं कोणीय चौड़ाई भी पूछी गई है। तो कोणीय चौड़ाई होती क्या है, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ट के बीच की दूरी कोणीय चौड़ाई कहलाती है। बीच की, फिर ध्यान सुन लीजिए, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर के प्रथम निम्निष्ट की कोणीय स्थिति, ये पहले यहाँ कोणीय स्थिति, दूसरे यहाँ कोणीय स्थिति के बीच की दूरी कोणीय चौड़ाई कहलाती है। अब दूरी की बात कही तो माइनस तो लिया नहीं जाएगा, प्लस में लिया जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की स्थिति देखें लैम्डा अपान डी, यहाँ से यहाँ तक की स्थिति देखें लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई डी जाकर, तो लैम्डा बाई डी जुड़ जाएगा 2 लैम्डा अपान में डी, यानी कोणीय चौड़ाई जो होती है वो 2 लैम्डा अपान में डी होती है, जो कि प्रथम निम्निष्ट की जस्ट दुगनी होती है। प्रश्न संख्या 6 का ही खा वाला या अथवा वाला पार्ट दिया गया है। प्रश्न संख्या 6 का अथवा वाला पार्ट, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में 2 तरंगदैर्ध्य, एक 6000 एंगस्ट्रॉम है, दूसरी 5000 एंगस्ट्रॉम में प्रयुक्त प्रकाश को प्रयुक्त किया जाता है। स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी क्या बताए थे, स्मॉल डी, ठीक है, तो क्या दी गई है 1 मिलीमीटर जाकर, स्मॉल डी होती है स्लिटों के बीच की। और स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी ये होती है कैपिटल डी। फिर ध्यान सुन लीजिएगा, स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी होती है जो कि 1 मिलीमीटर है। स्लिट से पर्दे के तक की बीच की दूरी होती है कैपिटल डी जो कि 1 मीटर दी गई है। ज्ञात कीजिए नंबर 1, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी, यानी केंद्रीय उच्चिष्ट से पहले क्या ज्ञात करना है, द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करना है 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए। फिर दूसरे पार्ट में 5000 एंगस्ट्रॉम दूसरे पार्ट में देखते हैं 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी। पहले में द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की पूछी गई है स्थिति, दूसरे पार्ट में तृतीय दीप्त फ्रिंज की स्थिति पूछी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहां पर दोनों तरंगदैर्ध्य से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजें संपाती होती, यानी तीसरी स्थिति में हमको न्यूनतम दूरी निकालनी है जब दोनों तरंगदैर्ध्यों से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजें संपाती हों, संपाती यानी एक ही जगह पर बन रही हों तब। देखते हैं पहले पार्ट को, लैम्डा हमको दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम, मीटर में बदल लेते हैं 10 की घात माइनस 10 कर दिए। कैपिटल डी 1 मीटर, कैपिटल डी है क्या, स्लिट से पर्दे तक की दूरी को कैपिटल डी में लेते हैं, 1 मीटर दे रखा है। स्मॉल डी 1 mm, स्मॉल डी क्या होता है, स्लिटों के बीच की दूरी, पहली स्लिट और दूसरी स्लिट यानी दोनों स्लिटों के बीच की दूरी होती है स्मॉल डी, इसको लिखते हैं 1 mm दिए रखा है। अब मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 की घात माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा इतना। केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी, अब अदीप्त फ्रिंज की बात करते हैं तो सूत्र आता है m-1/2 और d लैम्डा अपान में स्मॉल डी, ये आता है अदीप्त फ्रिंज के लिए। ध्यान रखेंगे किसके लिए आता है, अदीप्त फ्रिंज के लिए। अब दूसरी अदीप्त फ्रिंज है तो m बराबर कितना ले लेंगे, यहाँ पर 2 ले लेंगे, तो 2 - 1/2 d लैम्डा अपान में स्मॉल डी हो जाएगा। तो 2 में से 1/2 जाएगा तो बचेगा 3/2 d लैम्डा अपान में स्मॉल डी। सभी के मान लगा देंगे, कैपिटल डी भी दिया है, लैम्डा भी दिया है, स्मॉल डी भी दिया है, तो आ जाएगा
9 मिलीमीटर में, या फिर 0.9 गुणा 10⁻³ मीटर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है लैम्डा की दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो इसको मीटर में चेंज कर लिए हैं, 10⁻10 से गुणा कर लिए हैं, और 3 जीरो यहाँ पर है तो 3 घात कम हो जाएगी, तो 5 गुणा 10⁻7 मीटर हो गया। केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी, वहाँ पर अदीप्त फ्रिंज थी, तो दीप्त फ्रिंज के दूरी के लिए सूत्र बहुत अच्छा होता है, आसान भी है। EXM बराबर हो जाएगा AM और D लैम्डा अपान में स्मॉल d। यहाँ पर M-1 नहीं होता है, अदीप्त में M-1 होता है, लेकिन दीप्त में केवल M होता है, AM D लैम्डा अपान में स्मॉल d जाकर रख देंगे मान। अब कौन सी फ्रिंज चाहिए? तीसरी चाहिए है, तो M बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 3 D लैम्डा अपान में स्मॉल d हो जाएगा। मान रखते जाएंगे 1.5 mm आ जाएगा। फिर लैम्डा 1 हमको तीसरे पार्ट में 6000 एंगस्ट्रॉम बताया है, लैम्डा 2 हमको 5000 एंगस्ट्रॉम बताया है, और इसने कहा है कि संपाती हो रहे हैं, उत्पन्न दीप्त फ्रिंजें संपाती हैं। तो संपाती के लिए देख लेते हैं। संपाती के लिए होता है N1 लैम्डा 1 बराबर N2 लैम्डा 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको जरूर तैयार कर लें। N1 लैम्डा 1 बराबर N2 लैम्डा 2, ये संपाती के लिए स्थिति होती है। लैम्डा 1 के अक्रॉस जो फ्रिंज होगी वो N1 होगी, और लैम्डा 2 के सापेक्ष जो फ्रिंज होगी वो कौन सी होगी? N2 होगी जगह। तो मान रख देते हैं, N1 और N2 का मान नहीं पता है, लैम्डा 1 मान लगा देते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 6 यहाँ पर आपको गुणा में दिख रहा है, इधर जब भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, 5/6 हो जाएगा। N2 यहाँ पर गुणा में है, उसको नीचे ले आइए, ये हो जाएगा। अब देखिए N1 कौन सी है? 5वीं, N2 कौन सी है? 6वीं जाकर। अब N1 है किसके लिए? लैम्डा 1 के लिए, N2 किसके लिए? लैम्डा 2 के लिए। देखें 6000 एंगस्ट्रॉम की 5वीं दीप्त फ्रिंज, 6000 एंगस्ट्रॉम की 5वीं दीप्त फ्रिंज 5000 एंगस्ट्रॉम की 6वीं दीप्त फ्रिंज के संपाती होगी। फिर ध्यान सुन लीजिए, 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखा था लैम्डा 1 की, N1 का मान कितना आया? 5 बने, यानी 6000 एंगस्ट्रॉम की 5वीं दीप्त फ्रिंज है और 5000 एंगस्ट्रॉम की 6वीं दीप्त फ्रिंज है जाकर, ये दोनों संपाती होंगी। तो स्थिति ज्ञात कर लीजिए या फिर न्यूनतम दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो न्यूनतम दूरी के लिए अब देखिए फ्रिंज कौन सी है? दीप्ति फ्रिंज है, तो M D लैम्डा अपान में स्मॉल d लग जाएगा। तो वहीं आप लगाए हैं D लैम्डा अपान में स्मॉल d, और यहाँ हो गया है M या फिर N1 हो गया। अब चाहे पहले के लिए निकाल लीजिए चाहे दूसरे के लिए निकाल लीजिए। अब जब N1 लेंगे, अब N1 का मान 5 है, 5वीं दीप्त फ्रिंज है, तो हमको लेना पड़ेगा लैम्डा 1 जाकर। अगर N2 लेंगे तो लेना पड़ेगा लैम्डा 2 जाकर, ये चीज़ ध्यान रखें। तो N1 है तो यहाँ पर लैम्डा 1 रहेगा। मान लगा देते हैं, हल करेंगे, गुणा भाग करेंगे तो आ जाएगा 3 मिलीमीटर, यही आंसर है। प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल के आधार पर 1 एम्पीयर की परिभाषा, यानी सबसे तो पहले हमको 1 एम्पीयर की परिभाषा करनी है, जबकि दो समांतर धारावाही चालक एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हों तब। उसके आगे अब सवाल है, चित्र में दो समांतर चालकों में धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं, यानी दो तार हैं, समांतर धारावाही दो तार हैं, एक में धारा और दूसरे में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही एक दूसरे के। चालक X में धारा I का मान क्या होगा जाकर, यानी चालक X में धारा I का मान पूछा गया है। बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो। उन्होंने कहा है कि P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो, ये P बिंदु चित्र दिया गया है क्वेश्चन में, शून्य हो जाकर। चालक Y में धारा 10 एम्पीयर, यानी X में धारा पूछी गई है, Y में धारा 10 एम्पीयर है, और बताया है कि जो P बिंदु है बाहर है, X Y से दोनों से बाहर है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? शून्य है जाकर। और दोनों तारों के बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। बाई तार से P बिंदु की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर जाकर।
एक्स और वाई की दूरी 10 सेंटीमीटर, वाई तार से बिंदु P तक की दूरी आपकी 5 सेंटीमीटर है। एक्स में धारा पूछी गई है, वाई में धारा 10 एम्पियर दी गई है और दोनों तारों में प्रवाहित धारा की दिशा विपरीत है जाकर। ठीक, सबसे पहले 1 एम्पियर की परिभाषा करते हैं। 1 एम्पियर धारा वह है जो कि निर्वात अथवा वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे, लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। अब न्यूमेरिकल पर आते हैं। BP बराबर 0 दे रखा है। BP का मतलब है P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। दाएं हाथ की हथेली के नियम से देखिए, दिशा के लिए दायां हाथ था, दा से दिशा, दा से दायां हाथ जा, बा से बायां और बा से बल की दिशा, यानी बल के बारे में कौन सा बताता है, बाएं हाथ का नियम, और धारा की दिशा के बारे में कौन बताता है, दाएं हाथ का नियम। तो दाएं हाथ का नियम लगाए हैं। एक्स तार के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा, वाई तार के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, यानी दोनों विपरीत दिशाओं में होगी। अब कुल तीव्रता निकालने के लिए जब विपरीत दिशा में तो घटाना पड़ेगा, यानी BP बराबर हो जाएगा BX माइनस का BY, और BP का मान कितना दे रखा है, 0, तो 0 लिख दिया। तो BY को इधर ले जाइए तो BX बराबर कितना हो जाएगा, BY हो जाएगा। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को समझते हैं। किसी लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है B बराबर μ0/4π और 2I/r होती है। फिर ध्यान सुनिए, सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर होती है μ0/4π 2I/r जाकर लगा देते हैं x के लिए और y के लिए। x में धारा का मान नहीं दिया, ऐसे रखिए, y में दे रखा है 10 एम्पियर, रख दिए। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको काट देंगे, 3 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो I बराबर कितना आ जाएगा, I बराबर आ जाएगा 30 एम्पियर जाकर। अब क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा वाला देख लेते हैं। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया समझाइए। ठीक, प्रकृति में इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण बताना है। यदि 4 न्यूट्रॉन व 3 प्रोटॉन संलयित होकर लिथियम 3Li7 नाभिक बनाएं तो कितनी eMeV ऊर्जा उत्पन्न होगी। एक तो ये सवाल है, और पहले देखिए, सबसे पहले नाभिकीय संलयन बताना है, फिर उसका एक उदाहरण देना है प्रकृति में जो होता है। फिर हमको एक सवाल दिया गया है कि 4 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन संलयित हो जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं और बनाते हैं लिथियम का एक नाभिक बनाते हैं, तो कितनी eMeV ऊर्जा उत्पन्न होगी, ये पूछा गया है। प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है 1.00728 AMU, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है इतना, लिथियम के नाभिक का द्रव्यमान दे रखा है ये, और 1 AMU में दे रखा है 931 eMeV होता है, यानी 1 AMU द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा कितनी, 931 eMeV दे रखी है। सबसे पहले नाभिकीय संलयन की, देखिए, नाभिकीय मतलब नाभिक, संलयन का मतलब संलयित होना, जुड़ना, यानी जब नाभिक जुड़े, और जब नाभिक जुड़ेंगे तो कोई बड़ा नाभिक बनाएंगे जाके, इसी को नाभिकीय संलयन कहते हैं। सुनते हैं, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। फिर ध्यान सुन लें, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब हल्के नाभिक कौन से लेते हैं, 1H2 ले लिया यानी ड्यूटेरियम ले लिया, 1H3 यानी ट्राइटियम ले लिया है।
जब दोनों मिलेंगे जाकर तो देखें 1 और 1 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा जाकर, 3 और 2 5, हीलियम में 5 होता नहीं, 4 तक ही होता है, तो 2He4, एक बचा हुआ है, नीचे कितना बचेगा 0, नीचे 0 N और यहाँ पर 1। अब देख लेते हैं 1 और 1 2, 2 0 2, 3 और 2 5, द्रव्यमान संख्याओं का योग करो यहाँ पर, 4 और 1 5 जाके हमारी अब क्रिया बिल्कुल बैलेंस है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये उदाहरण हो गया है। अब प्रकृति में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया का उदाहरण बताना है तो सूर्य है। सूर्य हाइड्रोजन का स्रोत है, हाइड्रोजन बनता रहता है, हाइड्रोजन से जुड़कर क्या बनता रहता है हीलियम, यही कन्वर्जन कंटिन्यू चलता रहता है। हाइड्रोजन जब संलयित होगा तो हीलियम बनेगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊर्जा प्रकाश के रूप में पृथ्वी पर प्राप्त हो जाती है। आंकिक दिया गया है 0N1, यानी 0N1 क्या होता है न्यूट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन है 4 न्यूट्रॉन है। आगे दिया गया है प्रोटॉन, प्रोटॉन होता है 1H1, कितने प्रोटॉन है 3 प्रोटॉन है। ये जुड़ के बना रहे हैं लिथियम, 3Li7 जाके। तो ऊर्जा पूछी गई है कि जब ये संलयित होंगे तो ऊर्जा कितनी उत्पन्न होगी, तो प्लस में डेल्टा ई लिख लेते हैं, यही हमसे पूछा गया है। सबसे पहले क्या करना है, द्रव्यमान क्षति निकालना है, द्रव्यमान क्षति या द्रव्यमान में अंतर निकालना है। अब द्रव्यमान में अंतर क्या होगा देखें, पहले जो भाग ले रहे हैं इनके टोटल द्रव्यमान निकाल लेते हैं, जो बना है ये द्रव्यमान घटा देते हैं, इस वाले द्रव्यमान में से ये वाला द्रव्यमान घटा देते हैं, पता लग जाएगा कि कितना द्रव्यमान ऊर्जा में चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले जो अविकारक भाग लिए हैं उनका द्रव्यमान, तो 4 न्यूट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है, तो 4 गुणा में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, 3 गुणा में प्रोटॉन का द्रव्यमान, माइनस लगाते हैं। बना क्या है लिथियम, तो लिथियम नाभिक का द्रव्यमान जाकर 4 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है क्वेश्चन में, ऐसे 3 गुणा में प्रोटॉन का द्रव्यमान रख दिए, माइनस लिथियम का द्रव्यमान दे रखा है यहाँ रख दिए, गुणा भाग कर लिए हैं। माइनस जब करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा एम बराबर 0.04216 AMU, क्योंकि द्रव्यमान सब AMU में दे रखे थे। ठीक, आ गया समझ में। अब देखें एक AMU के तुल्य हमको ऊर्जा कितनी दे रखी, 931 MeV जाकर है, तो डेल्टा एम द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा कितनी होगी जाकर भाई, 1 AMU के तुल्य ऊर्जा है 931 MeV। अब चाहिए हमको डेल्टा एम AMU के तुल्य ऊर्जा, तो हो जाएगा डेल्टा एम गुणा में 931 MeV जाकर, तो यही यहाँ पे मुक्त ऊर्जा हो जाएगी डेल्टा एम गुणा में 931 MeV जाकर। डेल्टा एम का मान रख दिए, 931 का मान रख दिए, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 39.25 MeV। MeV का मतलब होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 1 नंबर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कि एक AMU द्रव्यमान के तुल्य कितने MeV ऊर्जा होती है, तो 931 MeV ऊर्जा होती है। प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। 8 में जो का वाला पहला क्वेश्चन दिया गया, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब है 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए जो बोर्ड ने सिलेबस जारी किया है उससे ये क्वेश्चन अब बाहर हो गया है। अथवा वाला देख लेते हैं। परिपथ चित्र की सहायता से अग्र अभिनत पीएन संधि डायोड की कार्यप्रणाली समझाइए, यानी पहले तो अग्र अभिनत बताना है, फिर पीएन संधि डायोड की कार्यप्रणाली समझानी है, यानी अग्र अभिनत में पीएन संधि डायोड कैसे कार्य करता है वो हमको समझाना है। आगे अग्र वोल्टता व अग्र धारा का ग्राफ बनाकर गतिक प्रतिरोध को दर्शाना है, यानी अग्र वोल्टता व अग्र धारा का ग्राफ बनाना है दोनों के बीच में, और फिर गतिक प्रतिरोध को समझाना है। समझते हैं होता क्या है। पी क्षेत्र, पी का मतलब होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव होता है कोटर पर, तो कोटर होते हैं खोखले, तो ये कोटर बना दिए। ठीक, एन क्षेत्र, एन का मतलब होता है नेगेटिव, एन से होता है नेगेटिव, नेगेटिव होता किस पर है इलेक्ट्रॉन पर है, तो इलेक्ट्रॉन बना दिए, ये डार्क बना दिए। अब ये दोनों संधि की ओर जा रहे हैं, पहले चित्र को समझ लेते हैं बाद में थ्योरी को समझेंगे। ये दोनों संधि की ओर जा रहे हैं जाकर। अब संधि की ओर क्यों जाएंगे,
कोटर पर होता है प्लस, प्लस होता है, और इधर आएंगे तो इधर भी प्लस है जाकर, तो प्लस इधर तो आएगा नहीं, क्योंकि धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे कूलाम के नियम से। यानी प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस वाले। देखिए ये बैटरी का माइनस टर्मिनल है तो माइनस यहाँ लगा लीजिए, ये बैटरी प्लस टर्मिनल है तो प्लस यहाँ लगा लीजिए। ठीक, तो कोटर कहाँ जाएंगे, माइनस वाले की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस, तो ये कहाँ जाएंगे, प्लस की तरफ। देखते हैं ये प्लस की तरफ आ रहा है, प्लस की तरफ इधर से इधर आ रहे हैं जाकर, तो इसलिए दोनों संधि की ओर आते हैं जाकर। ठीक, आंतरिक विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो N से P की ओर होता है, जब N से P की ओर होता है। अब बात करते हैं अग्र अभिनत की जाकर, बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अग्र अभिनत क्या होता है, देखें P से पॉजिटिव होता है तो P को किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। N होता है नेगेटिव, नेगेटिव को N को किससे जोड़ेंगे, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। ठीक, यानी P क्षेत्र को हम प्लस वाले से, N क्षेत्र को हम माइनस वाले से जोड़ देते हैं, बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो जो अभिनत होता है ये कहलाता है अग्र अभिनत। फिर ध्यान से सुनेगा, P से प्लस वाला, N से माइनस वाले, यानी सेम सेम को जोड़ दीजिए, तब जो अभिनत होगा ये अग्र अभिनत कहलाएगा जाके। अब होगा क्या, जब अग्र अभिनत में संधि आती है तो कोटर होते हैं वो माइनस की ओर जाने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं धन ध्रुव की ओर जाने लगते हैं। दोनों संधि के नजदीक आते हैं जाकर। होता क्या है, जब टर्मिनल से जोड़ते हैं तो एक बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा P से N की ओर होती है, और बाह्य विद्युत क्षेत्र आंतरिक विद्युत क्षेत्र से कई गुना अधिक प्रबल होता है। आंतरिक क्षेत्र की दिशा होती है N से P और बाह्य की होती है P से N, प्रवाह होने लगता है। अब यहाँ से कोटर संधि के पास जा रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस संधि के पास जा रहा है, जाएंगे दोनों। कोटर पर प्लस है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस है, एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। जैसे ही नष्ट करते हैं ठीक उसी समय बैटरी के धन ध्रुव के पास में एक सहसंयोजक बंध टूटता है। अब सहसंयोजक बंध जब टूटेगा तो एक कोटर निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। जब कोटर होगा ये तो इधर जाने लगेगा, क्योंकि कोटर इधर इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, कोटर पर होता है प्लस, तो माइनस प्लस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कोटर इधर चलने लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर आएगा जाके इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस और ये टर्मिनल है प्लस वाला, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंट्री कर जाएगा, बैटरी के धन ध्रुव में प्रवेश कर जाएगा इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा तो वही इलेक्ट्रॉन जाके बैटरी के माइनस वाले टर्मिनल से निकल जाएगा, क्योंकि इस पर भी माइनस है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस है, तो प्रतिकर्षण होगा तो इलेक्ट्रॉन से दूर जाएगा, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पर एक कोटर आ गया था। अब आप देखिए एक कोटर और एक इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग होकर नष्ट हुए थे। जब बंध टूटा तो फिर एक कोटर आ गया और बैटरी के माइनस ध्रुव से निकलकर फिर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कोटर इलेक्ट्रॉन फिर कंप्लीट हो गए जाकर। जिससे देखते हैं बाह्य परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। प्रवाहित किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। बाह्य परिपथ में केवल इलेक्ट्रॉन तो गति कर रहा था, कोटर तो आया नहीं, इलेक्ट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो धारा प्रवाहित होने लगती वही होती है अग्रधारा जाकर, अग्रधारा, क्योंकि अग्र अभिनत में संधि थी। इसी को डिटेल में पढ़ना है जाकर। जब संधि डायोड के P क्षेत्र को बाह्य बैटरी के धन ध्रुव से तथा N क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ा जाता है तो संधि अग्र अभिनत में कहलाती है। इस संधि में डायोड में एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा P क्षेत्र से N क्षेत्र की ओर होती है जाकर। देखिए बाह्य वैद्युत क्षेत्र ये उत्पन्न हुआ, जिसकी दिशा कहाँ से, P क्षेत्र से N क्षेत्र की ओर होती है। वैद्युत क्षेत्र E आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI से बहुत अधिक प्रबल होता है, अतः P क्षेत्र में कोटर तथा N क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन दोनों ही संधि की ओर चलने लगते हैं। देखिए P क्षेत्र में कोटर होते हैं क्योंकि प्लस होता है उन पर और P से पॉजिटिव होता है। N क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होते हैं, इसलिए
EN क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों संधि की ओर चलने लगते हैं। ये कोटर तथा इलेक्ट्रॉन संधि के समीप पहुंचकर परस्पर संयोग करके एक दूसरे को विलुप्त कर देते हैं, क्योंकि कोटर पर प्लस इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है। ठीक उसी समय बैटरी के धन सिरे के समीप एक सह संयोजक बंध टूट जाता है, जिससे उत्पन्न इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन ध्रुव में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस और बैटरी का है धन ध्रुव प्लस, तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं और कोटर संधि की ओर चलने लगता है। ठीक इसी समय बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर EN क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। ठीक इसी समय बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और EN क्षेत्र में प्रवेश कर जाए, क्योंकि माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होगा, जिससे विलुप्त हुए इलेक्ट्रॉन कोटर पूर्ण हो जाते हैं। देखते हैं, इस प्रकार बहुसंख्यक आवेश वाहकों की गति के कारण संधि में वैद्युत धारा स्थापित हो जाती है। इसे अग्रधारा कहते हैं जाकर। और बाह्य परिपथ में किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण। अब देख लेते हैं अग्रधारा और अग्र वोल्टेज के बीच में ग्राफ जाकर। ये जर्मेनियम है। जर्मेनियम के लिए हम क्या करते हैं, अग्र वोल्टेज को PN संधि डायोड में धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, जिससे अग्रधारा A तक तो धीरे धीरे बढ़ती है और A के बाद में धारा वोल्टेज बढ़ाने पर एकदम तेजी से बढ़ने लग के B पर पहुंच जाती है जाकर। ठीक, जब इस लाइन को पीछे खींचेंगे तो 0.3 हो जाएगा जाकर। ये पोटेंशियल बैरियर होता है, विभव प्राचीर होता है। कितना है? 0.3। किसके लिए होता है? जर्मेनियम के लिए जाकर। अब हमको प्रतिरोध बताना है, तो ये वाली लाइन इस धारा वाली लाइन के समांतर है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा डेल्टा I, यानी धारा में परिवर्तन हो रहा है। ये वाली लाइन इस लाइन के समांतर है, तो ये किसको दिखाएगी? अग्र वोल्टेज यानी डेल्टा B को हो जाएगा। तो R बराबर होता है डेल्टा B अपान में डेल्टा I जाकर। यही आपका गतिक प्रतिरोध हो जाएगा, क्योंकि B बराबर IR होता है, तो R बराबर B अपान I हो जाएगा। यहाँ डेल्टा B अपान में डेल्टा I हो जाएगा। यही गतिक प्रतिरोध है। प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से जरूर आता है लगभग हर साल। देखते हैं, व्हीटस्टोन सेतु की 4 भुजाओं का प्रतिरोध निम्नलिखित है जाकर। AB का 100 ओम दे रखा है, BC का 10 ओम, CD का 5 ओम, DA का 60 ओम दे रखा है प्रतिरोध। धारा मापी का प्रतिरोध G बराबर दे रखा है 15 ओम है। विद्युत धारा IG का मान ज्ञात करना। IG का मान क्या है? जो गैल्वेनोमीटर में धारा जा रही है, जो धारा मापी में धारा जा रही, उस धारा को ज्ञात करना है जाकर। अब ध्यान से सुन लेते हैं। ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु तो है नहीं, क्योंकि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के लिए होता है P/Q बराबर में R/S जाके। P का मान कितना है? 100, Q का मान कितना है? 60, R का मान कितना है? 10, S का मान कितना है? 5। तो यहाँ काटेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ 0 0 काटेंगे और यहाँ रह जाएगा 10/6। तो कभी बराबर नहीं हो सकते, तो ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु नहीं है। करते क्या है, अब इसको हल करेंगे हम किरचॉफ के दूसरे नियम से। बहुत ध्यानपूर्वक एक एक स्टेप को सुनना है। देखिए, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है। मान लिए कि यहाँ से धारा चल रही है और धारा स्मॉल I चल रही है, यहाँ पर पहुंची A पर। 2 भागों में धारा बट गई है, इधर I1 चली गई है और इधर I2 चली गई, यानी I धारा किस में बट रही है? I1 प्लस में I2। तो यहाँ लिख लीजिए I बराबर हो जाएगा I1 प्लस में I2 जाकर है। अब यही धारा जब B बिंदु पर पहुंचेगी तो B बिंदु से, अच्छा, गैल्वेनोमीटर में धारा कौन सी जा रही है? IG। अब देखिए, यहाँ पर I1 धारा आ रही थी, I1 में से IG तो यहाँ चलेगी, तो यहाँ कितनी बचेगी? I1 माइनस का IG, I1 माइनस IG जाकर। फिर ध्यान से सुने। अब आते हैं D बिंदु पर।
डी बिंदु पर यहाँ ए से आ रही है I2 और यहाँ से क्या आ रही है IG, ये IG आ रही है गैल्वेनोमीटर से IG, दोनों डी बिंदु पर मिलेंगी जाकर, तो यहाँ जो धारा जाएगी वो हो जाएगी I2 प्लस में IG जाकर, ठीक। और फिर यहाँ पर कुल धारा I बन जाएगी जाकर और ये बैटरी के ऋण ध्रुव में आ जाएगी जाकर, ठीक। विद्युत वाहक बल आपको 10 वोल्ट दे रखा। करेंगे क्या अब हमको ज्ञात करना है IG, तो पहले इस वाले लूप में लगाएंगे KVL किरचॉफ का वोल्टेज ला, फिर इस वाले में लगाएंगे KVL और फिर एक किसी बाह्य परिपथ में, चाहे इसमें लगा लेंगे और चाहे अगर हम चाहें तो इसमें, ये बाहर वाले परिपथ चाहे इसमें लगा लीजिए, यहाँ से भी मान मिल जाएगा। ध्यान सबसे बात ये रखनी है, जितने हम पास लेते हैं सब में दिशाएं समान कंसीडर करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हम माने हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज और इसमें भी यही दिशा मानेंगे। जो जो परिपथ लेना है दिशा सब में समान माननी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है जाकर। तो यहाँ भी दिशा समान इस तरह से, यहाँ भी दिशा समान और यहाँ भी दिशा समान। तो सबसे पहले बंद पास लेते हैं ABD, A में जाकर देखते हैं। KBL से बंद लूप ABDA में, अब देखिए ध्यान से, ये चिन्ह समान दिशा में है दोनों, तो ये प्लस आएगा, तो B बराबर I इंटू R हो जाएगा। I कितना I1 है, R कितना है 100 ओम, तो यहाँ लिख लेते हैं 100 इंटू में I1 जाकर। फिर देख लेते हैं अब इस लूप में कौन सी धारा है, ये पास में दूसरी धारा ये वाली है, कौन सी है IG। देखिए ये चिन्ह भी नीचे आ रहा है, ये दिशा भी यहाँ है, इस दिशा में दोनों समान है, जब समान दिशा रहे तो प्लस में आएगा। और G का मान दिया कितना है 15 ओम दे रखा है, तो 15 हो जाएगा इंटू में IG, तो प्लस में 15 इंटू में IG जाकर। सुनते रहे 1 मिनट के लिए। अब देखें ये तो जा रहा है इधर, धारा की दिशा घूमते हुए यहाँ जाएगी और इसमें धारा नीचे जा रही है, विपरीत दिशा में है दोनों में। यहाँ और ये चिन्ह देखें विपरीत है एकदम, जब विपरीत चिन्ह हो तब माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 60 I2, तो माइनस का 60 I2। अब देखते हैं कि इसमें विभवांतर तो नहीं, तो इस परिपथ में कहीं विभवांतर नहीं दिया गया है। देखिए ABDA में कहीं विभवांतर दिख रहा है, तो 0 हो गया जाकर, ठीक। इसी प्रकार बंद रूप VCDV में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाते हैं। सुने ध्यान से, इस तरह से रिंग मान लीजिए करिए, बहुत आसान रहेगा। और देखें अब ये वाली धारा की दिशा ये है, दोनों के तीर समान है, तो तीर जब समान तो आएगा प्लस में जाकर, तो 10 हो जाएगा गुणा में I1 माइनस का IG, 10 हाँ 10 हो जाएगा I1 माइनस का IG हो जाएगा। अब यही नीचे देखिए, यहाँ पर ये जा रहा है और धारा कहाँ जा रही है ऊपर, यानी ये चिन्ह ऊपर है और ये कहाँ है नीचे, विपरीत दिशा में है, तो किस में आएगा माइनस में, तो माइनस का 5 I2 प्लस में IG, क्योंकि धारा कितनी है I2 प्लस IG, प्रतिरोध कितना है 5 है जाकर, तो ये लगा दिए, ठीक। अब ये इस तरह से घूम रहे, तो ये धारा तो ऊपर जा रही होगी इस तरह से घूम के, और यहाँ इसमें धारा कहाँ है नीचे की तरफ, इस लूप में देखें नीचे की तरफ जा रही है, तो विपरीत दिशाएं हो गई हैं। तो IG यानी इसका मान G का मान कितना है 15 और इसका मान कितना IG, तो माइनस का 15 IG हो जाएगा। कोई यहाँ विभव दे रखा है इस लूप में, कहीं नहीं दे रखा है, तो 0 हो गया, ठीक। इसको व्यवस्थित करके लिख लेते हैं, ये 10 I1 हो गया है, 10 I1 लिख लिए हैं, माइनस का 10 IG माइनस का 5 IG, 5 की गुणा IG से होगी, और माइनस का 15 IG, यानी 15 5 20 और 10 30, तो माइनस का 30 IG आ गया। I2 देख लेते हैं, तो माइनस का 5 I2 माइनस का 5 I2 0 हो गया, इसको समीकरण नंबर 2 डाल दिए। I बराबर होता है I1 प्लस I2, बताया था उसी समय कि I धारा 2 भागों में बढ़ जाती है, इसको समीकरण 3 डाल दिए हैं। अब बंद लूप ABCFE में KVL लगाते हैं। देखिए ADCFEA, इसमें KVL लगाएंगे जाके। देखते हैं सबसे पहले इस लूप में, देखते हैं बंद पास में
एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है, और तो कहीं नहीं प्रतिरोध नहीं लगे हुए। अब देखते हैं, जो धारक दिशा ऊपर वही धारक दिशा यहाँ पर माने। देखें, देखिए इस तरह से घूम रहे हैं, इस तरह से घूम रहे हैं, तो ये चिन्ह समान दिशा में है, तो चिन्ह कौन सा आएगा? प्लस में, यानी 60I2 आ जाएगा, प्लस का 60I2। ठीक, आते हैं इस पर। अब ये धारा कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ, ऊपर जा रही है, और यहाँ भी इधर है। देखिए ये इसका भी चिन्ह इधर है और इसका भी चिन्ह, यानी जा दोनों समान दिशा में, ऐसा नहीं विपरीत समान। ये भी आगे की तरफ जा रहा है, ये भी आगे की तरफ जा रहा है, तो ये भी 5 प्लस का 5I2 प्लस में IG जाके हो जाएगा। अब देखते हैं इस परिपथ में कहीं विद्युत वाहक बल दिया है, तो दिया है कितना है? 10 वोल्ट है, जाकर बराबर में 10 वोल्ट हो जाएगा। 60I2 प्लस में 5I2 प्लस में IG बराबर में 10 आ जाएगा। थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं, I2 यहाँ भी, I2 यहाँ भी है, तो 60 और 5 65I2। समीकरण नंबर 3 हो गया है। समीकरण 1 को फिर से नोट कर लेते हैं, और समीकरण 2 को नोट करते हैं तो 10 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 2 को 10 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा समीकरण 2 को, तो 100I1 हो जाएगा, माइनस का 300 IG हो जाएगा, माइनस का 50 I2 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ये कर इसलिए रहे क्योंकि मान हमको IG का चाहिए है, तो इसमें से 1-2 हमको हटाने होंगे, रिप्लेस करने होंगे। कट जाएंगे, माइनस चिन्ह बदलेंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 315 IG हो गया है। यह माइनस का 60 है, प्लस का 50 हो गया, तो माइनस का 10 बचेगा, I2 बराबर में 0 हो जाएगा जाकर। क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा वाला क्वेश्चन भी देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चित्र में दर्शाए गए परिपथ में स्थायी अवस्था में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश ज्ञात करना। ये पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, इन पर हमको आवेश ज्ञात करना है तथा विभवांतर की गणना करनी, और इनके सिरों, इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर भी निकालना। ये चित्र दे रखा है। देखिए 12 वोल्ट का विद्युत वाहक बल लगा हुआ है, स्मॉल r दे रखा है, 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध है, 5 ओम 6 ओम ये बाह्य प्रतिरोध रखे, कैपिटल R है। ये 2 माइक्रोफैरड का पहला संधारित्र रखा है, 3 माइक्रोफैरड का दूसरा संधारित्र दे रखा है। ये बिंदु A और B हम कंसीडर कर लिए हैं अपनी तरफ से आसान करने के लिए। तो R1 बराबर 5 ओम, R2 बराबर 6 ओम, स्मॉल r बराबर 1 ओम और E बराबर 12 वोल्ट हो गया है। सबसे पहले परिपथ में प्रवाहित धारा निकालते हैं। तो धारा का सूत्र I बराबर होता है E, नीचे होता है जितने प्रतिरोध लगे हैं सबका योग जाकर, चाहे बाह्य हो चाहे आंतरिक हो। तो R1 प्लस R2 और प्लस में R जाकर, R1 का मान 5, R2 का मान 6, स्मॉल r का मान 1 जाकर है, तो 12/12 कट जाएगा, 1 बचेगा, I बराबर 1 एम्पीयर आ गया है। ठीक, अब हमको करना क्या है, सुने ध्यान से। देखिए आवेश निकालना है, तो Q बराबर होता है C इंटू में V, तो C पता है, आवश्यकता पड़ेगी जाकर हमको B की। अब देखते हैं ये और ये समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में विभव होता है समान। तो हम करेंगे क्या, इसमें धारा हमको मिल गई है, तो इस पूरे तार में हम क्या निकाल लेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे इस तार का। जब तुल्य प्रतिरोध और तुल्य धारा हमको पता लग जाएगी, तब हम A और B के बीच तुल्य विभवांतर निकाल लेंगे, और वही विभवांतर कहाँ हो जाएगा, इन दोनों के सिरों पर हो जाएगा जाकर। ठीक, तो I निकल गया है। अब लिखते हैं यहाँ पर 5 ओम तथा 6 ओम श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे तो 11 ओम हो गया है। AB के बीच विभवांतर निकाल लेते हैं, क्योंकि AB के बीच केवल 2 प्रतिरोध लगे हैं, 5 ओम और 6 ओम, तो VAB बराबर I इंटू R हो जाएगा। I 1 एम्पीयर आया है और R अभी मान कितना मिला है, 11 ओम, 11 रख देते हैं तो 11 वोल्ट आ गया जाकर। आगे आते हैं, 3 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य धारिता। श्रेणी क्रम में हम तुल्य धारिता इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है। तो विभवांतर पता ही लग गया है तुल्य हमको, अब तुल्य धारिता निकाल लेंगे, फिर Q बराबर CV लगा देंगे। तो श्रेणी क्रम में अगर धारिताएं होती हैं तो उसका सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस में 1/C2, प्रतिरोध का जस्ट उल्टा एकदम।
तो 1/2 प्लस 1/3 है। एलसीएम ले लेंगे तो 5/6 आ जाएगा। उल्टा कर देंगे तो C बराबर 6/5 माइक्रो फैराड आ जाएगा। 2 माइक्रो फैराड व 3 माइक्रो फैराड श्रेणी क्रम में है, अतः दोनों पर आवेश बराबर होगा जाकर। ठीक, आवेश Q बराबर C इंटू में B। C कितना दे रखा है 6/5, B कितना है 11 है। गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 13.2 माइक्रो कूलाम जाकर, क्योंकि वहाँ माइक्रो फैराड में है तो आवेश भी आपको माइक्रो में मिलेगा जाकर। जब हल कर लेंगे तो आ जाएगा 13.2 माइक्रो कूलाम, ये आवेश मिल गया है। ठीक, ये हो गया। अब विभवांतर निकालना है, तो C1 के सिरों पर विभवांतर। अब Q बराबर हो जाएगा C1 B1, तो यहाँ से B1 बराबर हो जाएगा Q/C1 जाकर। तो यही यहाँ पर लिखे हैं Q/C1। Q का मान 13.2 माइक्रो कूलाम, C1 का मान 2 माइक्रो फैराड, माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा और भाग दे लेंगे तो 6.6 वोल्ट आ जाएगा। इसी हिसाब से C2 पर निकाल लीजिए, तो B2 बराबर हो जाएगा Q/C2 जाकर। तो Q का मान 13.2 है, C2 का मान कितना है 3 है, भाग दे लेंगे 4.4 वोल्ट। ये सेट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेट आज ही आएगा जाकर। अब रोज कुछ ना कुछ अनसॉल्व से संबंधित